प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी और सरकार के दिशा निर्देश पर जेसीईआरटी ने शिक्षकों के समूह को बनाकर क्वेश्चन बैंक का निर्माण करवाया है। जितने भी विषय के प्रश्न बैंक आपको उपलब्ध हुए हैं वे सारे विशेषज्ञ टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो परीक्षा उपयोगी है। बाजार में भी गेस्ट पेपर बहुत सारा इगड़िम बिगड़िम आया है, तो उन सब को देखने से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिए, इन प्रश्नों को ज़रूर कर लीजिए। और कुछ दिन पहले मैंने एग्ज़ाम में कौन-कौन क्वेश्चन आ रहा है, यदि आप लोगों ने उन क्वेश्चन को कर लिया, आपका 90+% रहेगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिलहाल सुबह में हमको ब्रह्मचर्य विद्यार्थी, अब ये बच्चे का नाम है या उनके चैनल का नाम है, इन्होंने सुबह रिक्वेस्ट किया था कि सर क्वेश्चन बैंक से इकोनॉमिक्स को करवा दीजिए, तो आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हम लोगों ने कुछ प्रश्न को पहले कर लिया था, इसलिए हम लोग इसको तीसरा नंबर से शुरू करते हैं। ये चैप्टर 2 का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का। मांग के नियम क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को बताएं। तो देखिए बच्चों, किसी वस्तु का यदि मूल्य बढ़ रहा है तो उसका मांग क्या हो रहा है? घट रहा है। मूल्य बढ़ने से मांग घटता है और मूल्य घटने से मांग बढ़ जाता है। दोनों के बीच क्या है? विपरीत संबंध है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। माने मूल्य और मांग के विपरीत संबंध को हम लोग मांग का नियम कह सकते हैं। और इसको इस सूत्र द्वारा दिखाया गया है, D बराबर फंक्शन ऑफ 1/P। इसका मतलब है कि P जो है मूल्य और यहाँ D जो है वो दोनों के बीच क्या है? विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ पर उनका भाषा में देखते क्या लिखा हुआ है कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है। मतलब कीमत यदि कम हो गया वस्तु का तो उसका मात्रा ज़्यादा करेगा आदमी। कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होगी। वहीं अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका मांग घट जाएगा। अर्थात एक वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। और विपरीत संबंध का ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, D बराबर फंक्शन ऑफ 1/P। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये है आपका मांग का रेखा। अगर हम यहाँ से ऐसे से खींचते हैं रेखा तो यहाँ पर आप देखिए कीमत है, मान लीजिए OP, यहाँ पर P है OP, मांग कितना हो रहा है? OM, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। मूल्य घटकर OP1 अगर हो जाता है तो मात्रा OM से बढ़कर यहाँ पर हो जाता है OM1, इतना बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है मूल्य घटने से मांग बढ़ता है। और यही अगर हम लोग उल्टा चले कि पहले हम लोग इतना खरीद रहे थे, जब मूल्य OP1 था तो हम लोग OM1 मात्रा खरीद रहे थे। अब यदि मूल्य क्या होता है, पहले हम लोग इतना खरीद रहे थे, अब यदि मूल्य बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मात्रा अब यहाँ से यहीं तक खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच क्या है? विपरीत संबंध है। और विपरीत संबंध होने के कारण ही मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। अब इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं मांग के नियम की? तो पहला मान्यता है कि अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो। दूसरा, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान स्थिर हो। सरकार की नीति में परिवर्तन ना हो। कहने मतलब है, मान्यता मतलब होता है कि ये चीज मानेंगे तभी ये नियम काम करेगा। जैसे यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कुछ नियम बना देते कि उड़ते जाएगा तो छक्का होगा, गुड़कते जाएगा तो चौका होगा, विकेट में लगेगा तो आउट हो जाइएगा, दौड़ के रन नहीं ले पा रहे तो आउट हो जाए। तो ये सब नियम बना के जो खेलते हैं, तो उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी कुछ मान्यताएं हैं जिस पर वो सिद्धांत काम करता है। तो ये मान्यता को माना गया है। उसके बाद मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कि कब मांग अधिक होगा कब मांग कम होगा, तो उसको हम लोग प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व कहते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले वस्तु की कीमत। तो किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कम कीमत पर लोगों द्वारा वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है। एवं विलोमसा मतलब इसका उल्टा करने मतलब है कि वस्तु का कीमत जब कम होगा तो उसका ज्यादा मांग किया जाएगा, और वस्तु का कीमत जब ज्यादा होगा तो उसका कम मांग किया जाएगा। दूसरा है अन्य वस्तुओं की कीमत।
तो यदि अन्य वस्तु की कीमत किसी विशेष वस्तु की मांग को दो तरह से प्रभावित करती है। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से किसी विशेष वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यह स्थानापन्न वस्तु होती है, जैसे चाय और कॉफी। तो कहने मतलब है अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन से क्या होती है, स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे यदि अगर आप चाय और कॉफी, दो स्थानापन्न वस्तु, अगर चाय नहीं मिलेगा उसकी जगह कॉफी मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा। टूथपेस्ट में जाए तो कोलगेट पेस्ट नहीं मिला तो उसकी जगह पेप्सोडेंट पेस्ट आप ले सकते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तु कहलाता है या प्रतिस्थापक वस्तु। तो यदि चाय का मूल्य बढ़ जाएगा तो आदमी कॉफी का मांग को बढ़ा देगा। तो यही हुआ अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये हुआ स्थानापन्न वस्तु के लिए। अब यहाँ है पूरक वस्तु के लिए कि अन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि से किसी विशेष वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे यदि पेट्रोल का दाम बढ़ने लगेगा तो गाड़ी का मांग क्या होगा, घटने लगेगा। तो पेट्रोल और गाड़ी में क्या है, पूरक वस्तु का संबंध है, मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चल सकता है, तो इसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। तीसरा है उपभोक्ता की आय। तो समानता एक उपभोक्ता की आय और समान वस्तु की मांग के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध पाया जाता है। समान वस्तु वैसी वस्तु को कहते हैं कि अगर उपभोक्ता का आय कम है तो वो कम मात्रा सामान का ले रहा है, और अगर इसका आय बढ़ गया है तो उस सामान का मात्रा को बढ़ा दे रहा है, तो वैसी वस्तु को हम लोग समान वस्तु कहते हैं। और उसमें आय प्रभाव जो होता है वो धनात्मक होता है। अर्थात आय में वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय और घटिया या गिफिर वस्तुओं के मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात आय में वृद्धि से इन वस्तुओं की मांग घट जाती है। कहने मतलब है जिन वस्तु को आप इनकम कम होने के कारण खरीद रहे थे, अब वो यदि आपका इनकम बढ़ जाता है और आप उन वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु खरीदने लग सकते हैं। जैसे मान लिए 8 रुपये वाला चावल हम खा रहे हैं, मेरा इनकम कम है। अब मेरा इनकम, हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो हम 100 रुपये वाला चावल खा रहे हैं। तो 8 रुपये वाला चावल को छोड़कर 100 रुपया का हम चावल खरीद रहे हैं, तो ये 8 रुपये वाला चावल क्या हुआ, गिफिन वस्तु कहलाएगा, घटिया वस्तु कहलाएगा। तो जब उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो वो घटिया वस्तु को मांग कम करने लगता है। चौथा है रुचि एवं अधिमान। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पक्ष में हो तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। मतलब जो पसंद है उसको आदमी क्या करता है, लेना चाहता है, तो उसकी मांग अधिक होगी। भविष्य में कीमत संबंधी आशा। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी भविष्य में कीमत संबंधी आशा के बीच प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि उपभोक्ता यह आशा करता है कि किसी वस्तु की कीमत निकट भविष्य में कम होगी तो वह उस वस्तु की वर्तमान मांग कम कर देगा एवं विलोमसा। मतलब कि भविष्य में देख रहे हैं हमको घर बनाना है और अभी छड़ और सीमेंट का दाम बढ़ा हुआ है और भविष्य में छड़ सीमेंट का दाम गिरने वाला है, तो अभी हम घर बनाने का काम टाल देंगे और भविष्य का इंतजार करेंगे, जब दाम उसका कम होगा तब अब हम छड़ सीमेंट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भविष्य को देखकर हम लोग आशा करते हैं, वही है भविष्य में कीमत संबंधी आशा। सरकारी नीति। तो सरकार किसी वस्तु पर कर लगाकर उसकी मांग को कम या सब्सिडी देकर किसी वस्तु की मांग को बढ़ा सकता है। कहने मतलब है कि आपके पास 10 रुपया है, सरकार आपसे टैक्स में 5 रुपया ले ली, तो आपके पास 5 ही रुपया बचेगा, तो आप 5 रुपया तक ही मांग कर सकते हैं। और यदि आपके पास 10 रुपया सरकार आपको सब्सिडी दे दी, मतलब आपको 5 रुपया सब्सिडी दी, तो 10 और 5 आपके पास 15 रुपया हो गया, तो उससे आप क्या करेंगे, ज़्यादा मांग कर सकते हैं। कर लगाने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जबकि सब्सिडी देने पर वस्तु की कीमत में कमी आती है। उसके बाद है जनसंख्या। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं जनसंख्या के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि जनसंख्या में कमी से वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम लोग सभी जानते हैं मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध है, जिसके कारण मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर गिरती है। लेकिन अब इसका ये स्पेशली यही अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको हमको थोड़ा डिटेल में बताना होगा।
तो यहाँ है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, अर्थात यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, मतलब ये इस तरह गिरती है, जिसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर कम वस्तु खरीदी जाती है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने या मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर गिरने के निम्न कारण है। क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला है आय प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी पूर्व की मात्रा को क्रय करने पर उपभोक्ता को पहले से कम व्यय करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वह वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय कर सकता है। उसके बाद है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह अन्य वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। सामान्यतः उपभोक्ता महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, जिससे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। तीसरा है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उतनी ही कीमत देना चाहता है जितना उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब यहाँ संतुष्टि का बात हो रहा है कि यदि 10 रुपया हमसे गुपचुप वाला ले रहा है और बढ़िया खिलाए तो मन खुश हो गया, फिर दोबारा जाके उसके पास हम खाएंगे, 10 रुपया और दे के फिर खाएंगे। लेकिन यदि हमको पहले बार में लगा कि ना ना ठीक नहीं बनाया है, तो बोले बस कर भैया, मेरा पैसा वापस कर दो। पैसा तो वापस नहीं करेगा, अगर दो गुपचुप खा लिए तो उतने का पैसा काटेगा। तो कहने मतलब है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता से जो क्या है आपको जो मिल रही है उस पर भी निर्भर करता है मांग वक्र। तो कह रहा है एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी उतनी ही कीमत देना चाहता है जितना उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। जब उपभोक्ता वस्तु की अगली इकाई खरीदेगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होगी, तो वह उस वस्तु की अगली इकाई को तभी खरीदेगा जब उसे उसके लिए कम कीमत देनी पड़े, अतः कीमत में कमी से मांग बढ़ेगी। फिर है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। तो वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं। जब वस्तु महंगी होती है तो उसका प्रयोग केवल अधिक उपयोगी कार्य के लिए ही किया जाता है। जैसे जैसे कीमत कम होती है उसका उपयोग अन्य कम उपयोगी कार्यों के लिए भी किया जाता है, जिससे उसकी मांग बढ़ती जाती है। फिर है उपभोक्ता की संख्या। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वस्तु कुछ उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाती है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत कम होती है तो नए उपभोक्ता बाजार में जुड़ जाते हैं, अतः कीमत में कमी से मांग बढ़ जाती है। तो इन सभी कारणों से मांग की रेखा दाहिनी ओर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच की माप की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो मांग की लोच, तो मूल्य में प्रतिशत। देखिए मांग की लोच का ये फॉर्मूला है, यह मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। कहने मतलब है मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। यहाँ जो डेल्टा क्यू है वो मात्रा में परिवर्तन को बताता है और ये क्यू जो है वो आरंभिक मात्रा को बताता है। डेल्टा पी जो है वो मूल्य में परिवर्तन को बताएगा और ये जो पी है वो आरंभिक मूल्य को बताएगा। आरंभिक मूल्य मतलब शुरू का मूल्य। जब 10 रुपया है तो हम 15 किलो खरीदते हैं, जब दाम बढ़ गया 12 रुपया तो हम 10 किलो खरीदते हैं। तो शुरू में मूल्य कितना है? 10 रुपया, तो ये पी कहलाएगा। खरीदते कितना है शुरू में? मात्रा 15, तो ये क्यू कहलाएगा। उसके बाद मूल्य डेल्टा पी निकालना है तो 12 में 10 को घटा देंगे तो डेल्टा पी लिख लेगा, मतलब 2। और डेल्टा क्यू कैसे लिख लेगा? तो 10 में 15 को घटा देंगे तो -5 लिख लेगा, तो ये डेल्टा क्यू लिखला। तो इस तरह हम लोग परिवर्तन को निकाल सकते हैं। तो मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच मांग के नियम का परिणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है यह मांग की लोच द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। इसकी व्याख्या मार्शल द्वारा की गई है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। मांग की लोच का अर्थ
मांग की कीमत लोच से ही लिया जाता है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की माप की जाती है तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा एवं दिशा दोनों को बताता है। मांग की लोच की माप की विधियां, तो सबसे पहले आपका अनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसको फ्लक्स ने दिया था, प्रोफेसर फ्लक्स ने इस रीति को दिया था और इसका ये फॉर्मूला है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और ये मांग में अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ सब दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ तो देखिए फॉर्मूला तो लगाया नहीं है जैसा हम यहाँ लिख के आपको बताएं, लेकिन यहाँ मतलब जरूर समझा दिया, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है छपैया करने में। अच्छा, नीचे दिया हुआ, यहाँ पर साफ दिया हुआ है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी। अब इसी को ये डबल भागा में, तो इसको गुना में चेंज करें तो ये पी जो है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे पहले ये लिखाया, और गुना में ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, जगह बदल देंगे तो आपका नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह। तो ये अनुपातिक परिवर्तन का फॉर्मूला है जिसे फ्लक्स और शास्त्री ने दिया था। उसके बाद है कुल व्यय प्रणाली या कुल व्यय विधि, इसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। मतलब व्यय के आधार पर मांग की लोच की हम लोग माप कर सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ नीचे में नीचे में देखिए बताया गया है। ये टेबल थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम अपने हिसाब से आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है मूल्य लोच पहले लिख देंगे, मूल्य लोच। यहाँ लिखेंगे कीमत घटने पर, और यहाँ कीमत बढ़ने पर। ठीक है। अब मांग की लोच जब है सो इकाई से अधिक कब होगी, तो कीमत घटने पर वाला में जब कुल व्यय बढ़ता है, और कीमत बढ़ने पर में यहाँ लिखेंगे कुल व्यय घटता है। फिर मांग की लोच इकाई से कम होगी, इकाई से कम कब होगी, तो यहाँ लिखेंगे कीमत घटने पर जब कुल व्यय घटता है, यहाँ लिखेंगे कुल व्यय घटता है, और यहाँ लिखेंगे कुल व्यय बढ़ता है। कहने मतलब है कि यदि कीमत घट गया और कुल व्यय बढ़ रहा है तो वहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और फिर यदि कीमत बढ़ गया और कुल व्यय घट गया तो भी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगला स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम कब होगी, तो जब कीमत घटने पर कुल व्यय घटेगा, कीमत घटने पर कुल व्यय अगर घटता है तो वहाँ मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी, और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तो वहाँ मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। और मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर कब होगी, तो कीमत घटने पर या बढ़ने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो वैसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। यह विधि को हम लोग कुल व्यय विधि कहते हैं, ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है बिंदु विधि या ज्यामिति विधि, तो इसको के ई बोल्डिंग ने दिया था। कौन दिया था? के ई बोल्डिंग ने। इस विधि द्वारा हम एक रेखीय मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, मतलब बिंदु पर ज्ञात करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मांग का रेखा है, इसका बीचों बीच में मांग की लोच जो होती है इकाई के बराबर होती। नीचे अगर हम आते हैं, नीचे इस बिंदु से नीचे, तो नीचे आने से मान किसी चीज का घटता है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से कम होगी। घटता है इसलिए मांग की लोच इकाई से कम, और घटते घटते क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये अक्ष पर मांग की लोच है सो बराबर जीरो होगा। अब यहाँ से बीचों बीच से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो आगे बढ़ने से मान बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगा, और यहाँ अक्ष पर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इसलिए इन्फिनेटिव होगा इस अक्ष पर। तो यहाँ सब चीज का मान लिखा हुआ है। डी बिंदु पर इन्फिनिटी मांग की लोच, बी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक, सी बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर, डी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम, और ई बिंदु पर मांग की लोच शून्य होती है। तो ये बिंदु प्रणाली है, इसको के ई बोल्डिंग ने दिया था। तो दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न किया, और इसके चलते मैंने वीडियो बनाया है।
चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।